स्टार्ट किया होने से बताना। हो गया ना सर स्टार्ट? यस सर। ओके सर, ठीक है सर। तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लास, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग करेंटली एडवांस लेवल वर्किंग कैपिटल डिस्कशन हो रहा है सर। मतलब हार्डकोर वर्किंग कैपिटल तो कर चुके हैं, और ये जो भी है ये वर्किंग कैपिटल का एडवांस पार्ट भी बोल सकते हो, और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इसको इंडिविजुअली भी देखा जाता है, लाइक डेटर्स मैनेजमेंट, आपका कैश मैनेजमेंट, ठीक है, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, दीज आर ऑल्सो अ डिफरेंट पार्ट ऑल्सो। बट हाँ, इन ब्रॉड पैरामीटर दिस इज एक्चुअली पार्ट ऑफ, इन ब्रॉड पैरामीटर दिस इज एक्चुअली पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है सर। नाउ आज का डिस्कशन क्या होने वाला है सर? सर आज का डिस्कशन जो होने वाला है कि कैश मैनेजमेंट में एक टॉपिक था सर, कि हम लोग एज ए बिजनेसमैन, या फिर बिजनेसमैन ही बोलना चाहिए, या फिर एज ए फाइनेंस मैनेजर, ठीक है। एक्चुअली एक बिजनेसमैन जब, जिसका कोई डिग्री नहीं होता, जो खुद ही अपने बिजनेस को संभालते हैं, लाइक एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, तो एक्चुअली सब कुछ है। वो चार्टर्ड भी है, वो कॉस्ट अकाउंटेंट भी है, और कंपनी सेक्रेटरी भी है। मतलब जो इंडिविजुअल लेवल में ये काम करता है सर, मतलब फाइनेंस का काम, अकाउंट्स का काम, कॉस्ट का काम, सारा काम अकेला संभाल लेते हैं, तभी तो वो एक एंटरप्रेन्योर एबिलिटी रखता है ना सर। हाँ, एक बिजनेसमैन के अंदर सारा एबिलिटी होता है। कभी सोचना, आपके घर के बगल में अगर कोई छोटा सा चाय का दुकान भी चलाते हैं ना, उसके अंदर भी ना फाइनेंस का नॉलेज भी है, कॉस्ट का नॉलेज भी है, और अकाउंट्स का नॉलेज भी है, तभी वो इतना बड़ा बिजनेस बना रहा है सर। मतलब चाय दुकान को भी जब काफ़ी प्रॉफिटेबल बनाया, पान का दुकान को प्रॉफिटेबल बनाया, वॉट एवर बिजनेस, ठीक है, छोटा सा बिजनेस, आज चाय का दुकान भी बड़ा कॉर्पोरेट बन रहा है सर। तो अपना माइंड सेटअप बड़ा करो। ऐसे हमारे वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर सर कभी कभी ऐसे बोलते हैं, लोग थोड़ा सा गलत वे से लेते हैं, बट मैं इसको थोड़ा पॉजिटिव वे से लेता हूँ। दीदी, अपना प्यारा सा दीदी, हम लोग का रेस्पेक्टेड दीदी दीदी बताते हैं ना, जैसे इस बार क्या बोला, खबर है आप लोग? इस बार ममता दीदी ने बोला है कि दुर्गा पूजा आ रहा है। वैसे तो बंगाल में जॉब नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट लेवल का इनिशिएटिव का हालत बहुत खराब है। तो बोला है कि बहुत वायरल हुआ है सर, आप लोगों को खबर है कि नहीं, डोंट नो। तो कैसे रोजगार बढ़ाया जाए, तो बोलता है कि एक चाय का केटली ले लेना। क्या लेना है सर? चाय का केटली ले लेना। पहला दिन चाय बेचना है, दूसरा दिन अष्टमी में घुगनी, माँ को बोलना कि मटर, मटर को जो है ना, जो मटर है, मटर को थोड़ा सा उबला देने के लिए, मतलब बॉयल कर देने के लिए घुगनी बेचना है। और फिर नेक्स्ट दिन घुगनी के साथ ब्रेड बटर भी बेच सकते हैं, ठीक है। तो बोला कि बहुत चलेगा, फॉलो करना चाहिए सर हम सबको। लेकिन सर बात को ना मैं मजाक से नहीं बोल रहा हूँ, इट्स अ वेरी सी, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। मतलब इसका पॉजिटिव वे देखो सर, मैक्सिमम लोग इसका नेगेटिव साइड को देखता है। हाँ, ऐसे एज ए सीएम ये बात कहना कितना सही है नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट ये मतलब ऐसे बताते हैं जैसे बड़ा ही छोटा ड्रीम दिखाने का बात करता है। बट मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि अगर आप अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर चैलेंज देना चाहते हो, तो आप कर सकते हो सर। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं हमारे समाज में, जिनका ऐसा मानना है कि कुछ नहीं है, काम नहीं है, घर नहीं चल रहा है, तो वो इसको पॉजिटिव वे में ले सकता है। और जो कुछ बड़ा करना चाहता है, जिनके पास कैपिटल का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ बड़ा करना चाहता है, तो वो बड़ा लेवल में सोच सकता है, थिंक इन बिग। सो इट्स फुल्ली अप टू द पर्सन कि वो इस बात को किस हिसाब से ले रहा है। बेसिकली ममता दीदी का या सीएम का जो ये बात है ना, ये एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज ही है कि पहला दिन केटली ले लो, सेकंड दिन घुगनी बना लो, ठीक है, थर्ड दिन पराठा बेच दो वट एवर। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर, ये सभी चीज़ का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कैश मैनेजमेंट, है ना सर। इसके ऊपर बेस करके हम लोग लास्ट फ्यू क्लासेस में काफ़ी कैश मैनेजमेंट पढ़ा सर, ठीक है। कैश मैनेजमेंट छोटा से लेके बड़ा बिजनेस तक सबको एक चीज़, कॉमन सी चीज़ सिखाते हैं सर। ऐसे लास्ट दिन मैंने जो आपको सिखाया कि हाउ टू स्लो डाउन पेमेंट्स एंड हाउ टू कलेक्शन फास्ट, इसका जो प्रोसेस कॉर्पोरेट लेवल में यूज़ होता है, जो कॉर्पोरेट प्रोसेस जो यूज़ होता है, ये नॉर्मल छोटा बिजनेस भी करता है। इसका भी हमेशा इंटेंशन यही रहता है कि पेमेंट को धीरे धीरे करो, मतलब जिनसे
जिनको पेमेंट करना है उनको थोड़ा धीरे करने से अच्छा रहेगा, क्योंकि हाथ में कैश रहने से आप बिजनेस में यूज कर सकते हो, और अगर किसी से पैसा पाना है तो जल्दी जल्दी पाओ, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमन सेंस का मैटर है। इसके लिए अगर कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ता भी नहीं है उसे भी ये चीज समझना चाहिए, ठीक है। बिकॉज दीज आर मतलब इनहेरेंट एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। इनहेरेंट एक्टिविटी समझते हो ना, बाय डिफॉल्ट है ये बिजनेस में। तो एक्चुअली पहले बिजनेस आया है, फाइनेंस बाद में आया है। बिजनेस करते करते जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी नजर आया तो उसको एक अलग अलग सब्जेक्ट बना के कभी कॉस्टिंग का नाम दिया गया, कभी फाइनेंस का नाम दिया गया, कभी अकाउंट्स का नाम दिया गया। बट पहले ये सब चीजें बाय डिफॉल्ट क्रिएट हुआ है। अकाउंट्स मेंटेन करना है, पहले अकाउंट्स नहीं आया, पहले बिजनेस आया। बिजनेस करते करते हिसाब रखते रखते हिसाब को और बेहतरीन तरीके से कैसे रखा जा सकता है ये तरीका बिल्डअप हुआ, ठीक है। तो इट्स ऑलवेज की मतलब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से आपको सब्जेक्ट्स को बनाने में हेल्प करता है सर। ये सब बात आप थोड़ा सा सोचिएगा, थोड़ा थोड़ा सा खुद के साथ समय देके ना थोड़ा सोचिएगा सब्जेक्ट कैसे आया। जैसे हम लोग बचपन में एक सब डिबेट करते थे कि मुर्गी पहले कि अंडा पहले तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। तो कोई बोलेगा अंडा पहले, कोई बोलेगा मुर्गी पहले, कोई बोलेगा सर साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया अंडा पहले, ठीक है। तो फिर अंडा कहाँ से आया, ठीक है। अब ये डिबेट नेवर एंडिंग डिबेट है। बट अकाउंट्स पहले की बिजनेस पहले, सर बिजनेस पहले, इसमें ये डिबेट एंड हो सकता है, ठीक है। पहले बिजनेस, फिर अकाउंट्स, फिर फाइनेंस, फिर कॉस्टिंग, सारा प्रॉब्लम बाद में आया। नाउ आज का जो मेन डिस्कशन है सर, इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश मैनेजमेंट का एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। मतलब क्या है, मतलब है इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब ये होता है कि अगर बिजनेस में एक्स्ट्रा कैश हो रहा है, ठीक है। एक्स्ट्रा कैश मतलब अगर आपको कैश इन्वेस्ट करने का जगह नहीं है, हमेशा नहीं होता है, और कभी कभी ना होने से भी करना नहीं चाहिए। क्यों जानते हो, कभी कभी ना जिंदगी में कुछ ना करना भी ना बहुत अच्छा चीज होता है। आप समझ रहे हो मेरा बात। पब्लिक ना हमेशा ना कुछ करना चाहता है, उनको लगता है कि अब ये कर दे, फिर वो कर दे, इसमें इन्वेस्ट कर दे, उसमें पैसा लगा दे। सर कभी कभी जिंदगी में कुछ ना करना भी एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ऐसे आज मॉर्निंग में ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट क्लास में पढ़ रहे थे। आई थिंक तो था, ज्योति को याद होगा। हम लोग एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, ऑप्शन मार्केट में, कि ईट लाइक ए हेन एंड सिट लाइक ए एलिफेंट। हाँ, याद आ रहा है सर? यस सर। ईट लाइक ए हेन एंड सीट लाइक अ एलिफेंट। कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है सर। मुर्गी की तरह छोटा छोटा खाओ, धीरे धीरे खाओ, मतलब जल्दी जब खाओ लेकिन थोड़ा थोड़ा खाओ, और सीट लाइक एलिफेंट, बैठो तो एकदम एलिफेंट की तरह पेशेंस के साथ बैठो, ठीक है। तो इट्स लाइक बिजनेस को भी ना कभी कभी सोच के काम करना चाहिए। कभी अगर आपको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है तो इन्वेस्ट मत करो ना कैपिटल में, मतलब बिजनेस में इन्वेस्ट मत करो, चुप रहो। जब मौका आएगा तब करना, टाइमिंग्स सही होना चाहिए। लेकिन सर जब तक प्रॉपर टाइमिंग्स नहीं मिलता तो एक्स्ट्रा कैश को क्या करें, इन्वेस्ट कर दो। लेकिन अब क्वेश्चन इज दैट सर, इन्वेस्ट कर तो सकते हैं नो डाउट, लेकिन किस में इन्वेस्ट करें, इसके बारे में बिजनेस फाइनेंस क्या कहता है, तो वही मैं आपको पहले बताऊंगा, और फिर मैं रिसीवेबल मैनेजमेंट में मतलब डेटर्स मैनेजमेंट में जाऊंगा सर, ठीक है। ओके ओके ओके, चलो स्क्रीन शेयर करते हैं और स्टार्ट करते हैं। जैसे बहुत सारा बिजनेस आज डेवलप हो रहा है सर। कुछ बिजनेस मोर देन 100 ईयर से चल रहा है, कुछ बिजनेस हाल फिलहाल में 10-15 साल में बड़ा हो गया है। नाउ क्वेश्चन इज दैट बिजनेस ना एक दिन में बड़ा नहीं होता सर, ठीक है। पेशेंस रखना पड़ता है, ऑनेस्टी मेंटेन करना पड़ता है, तब जाके एक बिजनेस मोर देन 100 ईयर्स रन हो सकता है और बड़ा हो सकता है। तो कैसे, क्यों, ये सारा इंफॉर्मेशन धीरे धीरे पता चल जाएगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज के बारे में कुछ बातें कुछ अनकही सी, ठीक है। तो क्या अनकही बातें हैं, क्या हो गया, मेरा पेन ऐसा क्यों काम कर रहा है, तो ना वैसे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर ये करंट डिस्कशन जो मैं कर रहा हूँ एक कैश मैनेजमेंट का पार्ट है। इसके बाद में आपको रिसीवेबल मैनेजमेंट करना है, ठीक है। तो वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। करेंटली कैश मैनेजमेंट का ही एक ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट, ये एक्चुअली दोनों मिला के हैं, ठीक है। ट्रेजरी
एंड कैश मैनेजमेंट का। अच्छा, इसका एक नोट्स भी है, मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, इसमें ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट के स्पेशल नोट्स है सर, ठीक है, फंक्शंस ऑफ ट्रेजरी एंड कैश का, ठीक है। इट्स अ वेरी डिटेल्स डिस्कशन था। इसके बाद मैं आपके साथ रिसीवेबल्स एंड इसके बारे में बात करूंगा, ठीक है, और बिजनेस कैसे मैनेज होता है, बड़ा से बड़ा बिजनेस, स्पेशली बिग कॉर्पोरेट्स कैसे मैनेज होता है। अब सेम कॉन्सेप्ट आप छोटे बिजनेस में भी यूज़ कर सकते हैं सर, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वही, काम बस डिफरेंट हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज में कुछ पॉइंट लिखो सर, जो मैंने लास्ट दिन आपको लिखा के रखा था, बट कंटिन्यू करना सर, प्लीज मेरे साथ चलना। वी न्यू दैट, वी न्यू नहीं, वी नो दैट, वी नो दैट कैश मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को काटो तो कैश रिक्वायरमेंट है ना, पैसा का जरूरत, कैश रिक्वायरमेंट ऑफ ए फार्म, cash requirement of a farm are highly volatile। वोलाटाइल में क्या बात करें सर, स्टॉक मार्केट में आजकल इतना वोलाटिलिटी में चल रहा है बात, स्पेशली इक्विटी डेरिवेटिव में दिमाग खराब हो जा रहा है सबका। वोलाटिलिटी देखो सर, यहाँ पर भी फिर से वोलाटिलिटी आ गया, तो अथा ज्योति, ठीक है, देखो फिर से वोलाटिलिटी, वही स्टॉक मार्केट वाला वोलाटिलिटी, वहाँ स्टॉक में था, यहाँ कैश में है। सो वी नो दैट कैश रिक्वायरमेंट ऑफ ए फार्म आर हाईली वोलेटाइल, ठीक है, हाईली वोलेटाइल। तो व्हेन द फार्म has excess cash, excess मतलब ज्यादा, जब किसी बिजनेस के पास कैश जरूरत से ज्यादा है, ठीक है, ये हमारे पास भी होता है सर, पब्लिक के पास भी होता है। कभी कभी हमारे पास हमारे जरूरत से ज्यादा कैश आ जाता है, तो ज्यादा कैश आ जाने से ज्यादा खुशी होना चाहिए कि उसको मैनेज करना आना चाहिए। सर ज्यादा पैसा आने से खुशी तो होता है, बट उतना भी खुशी नहीं होना चाहिए जितना हम खुश होते हैं। सर क्या बात करते हो, ज्यादा पैसा आने से खुश नहीं होना चाहिए? नहीं सर, नहीं होना चाहिए। सर क्या बात करते हो? हाँ सर, ठीक है, ज्यादा पैसा आने से उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, उसके बारे में सोचना चाहिए। ज्यादा हैप्पी हैप्पी नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। आप किसी का हैप्पीनेस को नहीं रोक सकते सर, पैसे को लेके ना ज्यादा हैप्पी या सॉरो कुछ भी नहीं होना चाहिए। पैसा एक ऐसा वस्तु है, इसको लेके जितना डिटेचेबल वे में आप पैसे के साथ रिश्ता नाता बनाओगे ना, उतना पैसा आपके काम आएगा सर। ना तो पैसा को ज्यादा मोहब्बत करो, और ना ही पैसों को ज्यादा, मतलब अगर ना रहे तो ज्यादा दुख मनाओ। सर बात को याद रखिएगा, कभी काम आएगा जिंदगी में। मैं कभी, इतना आसान नहीं होता है, मैं कभी कभी सोचता हूँ, ठीक है, बट इट रियली हेल्प्स। एक्चुअली ये मुझे वेदांत से एक लाइन था, तो मैं ये रियलाइज करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, एज ए, सर हम लोग सर एक मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं, और मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में पैसा एक ऐसा वस्तु है, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, जिसके बारे में ना पब्लिक, मतलब एक बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंटल है सर, ठीक है, सेंटिमेंटल मतलब टू मच इमोशंस, ठीक है, ना रहे तो दुख, आ जाए तो खुशी, टू मच इमोशंस। तो वेदांत का एक श्लोक कहीं पर मैं संस्कृत में लिखा था, फिर प्योर संस्कृत से मैंने उसको बंगाली में कन्वर्जन किया, और फिर मैं उसका मतलब समझा। तो उसका एक बहुत अच्छा लाइन मुझे अच्छा लगा। तो वहाँ पर वो लाइन का सिंपल मतलब था कि सर, एक बिजनेस के लिए भी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है एक इंडिविजुअल के लिए जितना। तो लाइन बता रहा हूँ सर कैश के बारे में, ध्यान से सुनना, ठीक है। मुझे संस्कृत श्लोक अभी याद नहीं है सर, एक्चुअली मैं इतना संस्कृत नहीं समझता, मतलब बोल नहीं पाता, लेकिन मतलब पढ़ के थोड़ा सा उसको समझ गया था। फिर बाद में उसको बंगाली में कन्वर्जन किया, माई मदर टंग ना। उसका मतलब ऐसा था कि भगवान के सामने या ऊपर वाला के सामने एक इंसान विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि भगवान मुझे इतना ताकत दो, ताकि, ध्यान से सुनना सर, भगवान मुझे इतना ताकत, मतलब इतनी शक्ति मुझे दो, ताकि जो पैसा मैं नहीं कमा पाया, जो पैसा मैं नहीं कमा पाया, वो पैसा कमाने का मेरे को ताकत दो। ध्यान से सुनना कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति अपने सुप्रीम पावर से, अपने आराध्य देवता से, या भगवान से, अल्लाह से, जो भी, जिसका जो भी अपना
वो अपने बोल रहे हैं कि भगवान मैंने जो अर्न नहीं कर पाया उस अर्निंग करने का मेरे अंदर पावर देना, और जो मैंने अर्निंग कर लिया, ध्यान से सुनना, ठीक है, जो मैंने अर्निंग कर लिया, ठीक है, जो पैसा मैंने कमाया उसको उसको रखने का उसको रखने का शक्ति मुझे देना। ठीक है, इसको प्योर बंगाली में, संस्कृत टाइप बंगाली में ऐसा लिखा था कि যে অর্থ আমি উপার্জন করিয়াছি সেই অর্থকে প্রপারলি, মানে এটাকে খুব সুন্দর একটা বাংলা ছিল कि অর্থটাকে যেন আমি প্রোটেক্ট করতে পারি, प्रोटेक्शन इन द सेंस कि सुरक्षा देते पारी। ठीक है, इट्स लाइक सुरक्षा देना, इट्स लाइक कि जो कमाया मैंने उसको मैं मैनेज कर लिया। सुरक्षा देना मतलब क्या, इसको प्रॉपर मैनेजिंग। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ घर पे सिंदूक में लगा के दे दोगे तो क्या पैसा बढ़ेगा, नहीं सर, है ना। मॉडर्न डे कॉन्सेप्ट तो अलग हो गया, और नॉट जस्ट मॉडर्न डे, पुराने जमाने में भी वही कॉन्सेप्ट। पैसा यूटिलिटी प्रोडक्ट है, इसको कहाँ कितना किस तरह से यूज करे इस पे डिपेंड करता है इसका ताकत। घर पे रखने से, जैसे जमींदार लोगों का जमींदारी चला गया, क्यों, क्योंकि जमींदार लोग सिर्फ पैसा कमाया, पैसे से एसेट बना के उसको बंद करके रख दिया, डेवलपमेंट पे काम नहीं किया। सर भारत का जो पुराने जमाने का राजा और जमींदार लोग थे, इनके अंदर क्या प्रॉब्लम हुआ सर, ये ना नॉलेज डिटोरिएट हो गया इनका, और नॉलेज डिटोरिएशन के कारण ही तो फॉरेन इन्वेजन हुआ। ये जो फॉरेन इन्वेडर्स लोग आके हमारे देश में जो इतना इन्वेजन किया, इसके पीछे मेन रीजन क्या है सर, लैक ऑफ कैश मैनेजमेंट टेक्निक। क्या होता है जब इंसान के पास पैसा आता है, स्पेशली जो जमींदार होते हैं, जो महाजन टाइप का होता था या राजा होता था, जो जो लैक ऑफ नॉलेज रखता है, उनको लगता है कि कैश आ रहा है, संपत्ति आ रहा है, तो उसको ना फिक्स एसेट्स में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, कन्वर्ट करके गोल्ड में, कॉइन्स में कन्वर्ट करके घर पे सिंदूक में लगा के सो जाओ, और उसको सोचते सोचते जिंदगी बिता दो। मैं इतना अभी भी देखता हूँ सर, कितना सारा लोग, जमीन है, जायदाद है, पर फिर भी लाइफ में डेवलपमेंट नहीं है, फैमिली में ग्रोथ नहीं है, इवन टोटली एक लैग। प्रॉब्लम क्या है सर इसके साथ, सर प्रॉब्लम समझो, जो कंपनी को नहीं करना चाहिए वही कॉन्सेप्ट पुराने जमाने में देश में जो भी कंपनी है या जो भी राजा का कॉन्सेप्ट था या जमींदारी कॉन्सेप्ट था, वो उनका मेन प्रॉब्लम यही था कि वही जो बात मैंने आपको वेदांत से सुनाया कि जो पैसा मैंने नहीं कमाया उसको कमाने का मेरे को ताकत प्रदान करना, और जो पैसा मैंने कमा लिया उसको रखने का, उसको सुरक्षा देने का मेरे अंदर ताकत भरना। ठीक है सर, बहुत सिंपल सा लाइन है बट बहुत बड़ा मतलब है सर इसका। ठीक है, कभी कभी आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि सर ये स्पिरिचुअल क्लास चल रहा है कि फाइनेंस का क्लास चल रहा है। सर एक्चुअली एक ज़माना था जब भारत में हर चीज़ को स्पिरिचुअलिटी की नज़र से देखा जाता था। प्रॉब्लम तो तब से हुआ है जब से हम लोग स्पिरिचुअलिटी को साइड में रख के हर चीज़ को सिर्फ मटेरियलिस्टिक वे में सोचने लगा ना, हमारा मैनेजमेंट दिन में दिन खराब हुआ। ठीक है, डिफरेंट स्टोरी, शायद कभी बाद में फील कर पाओगे, बट ये चीज़ अभी लिख लो। ठीक है, कि farm are highly volatile when the farm has excess cash। ठीक है, it implies huge opportunity cost, जिसके बारे में मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर आपके पास पैसा है, अगर आप जमींदार थे या जमींदार हो, तो आप अपना जमींदारी को प्रॉपर वे में यूज करो, ताकि आपका जमींदारी कभी ना जाए। ठीक है, सिर्फ खुद खाने का जो सोच होता है ना कि मेरा मेरा मेरा, ठीक है, ये मेरा और ये अपना कॉन्सेप्ट से थोड़ा बाहर आना चाहिए लोगों को। ठीक है, सिर्फ अपना अपना सोचते सोचते कुछ अपना और रहा ही नहीं। ठीक है, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ना कैश का, इससे यूज करना चाहिए। बिजनेस भी करते हैं, बट बिजनेस अपने बिजनेस के लिए सिर्फ नहीं सोचता, मतलब ये थोड़ा ब्रॉड पैरामीटर में सोचने के लिए बता रहे हैं आपको। ठीक है, एक्सेस कैश इट इम्प्लाइज ह्यूज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ, कभी कभी मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल हो जाता हूँ ना सर, कोई बात नहीं सर, वापस आ जाते हैं, सिर्फ बिजनेस पे बात करते हैं। इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर लोन, समझाता हूँ। फार्म शुड इन्वेस्ट farm should invest in a portfolio of marketable securities। देखो कितना सुंदर कॉन्सेप्ट है, फार्म शुड इन्वेस्ट इन ए पोर्टफोलियो ऑफ
मार्केटेबल सिक्योरिटीज। फाइनेंस बिजनेस को क्या सजेस्ट कर रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस को सजेस्ट कर रहा है कि एक बिजनेस को मार्केटेबल सिक्योरिटीज में अपना एक्सेस कैश को इन्वेस्ट कर देना चाहिए। लेकिन इसके पीछे गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है, लिखिएगा सर, थोड़ा लिखिएगा। द गाइडिंग प्रिंसिपल, द गाइडिंग प्रिंसिपल्स of such marketable of such investment, sorry, of such investment are first point safety, maturity। जब आप कहीं पर इन्वेस्ट करोगे आप सेफ्टी तो जरूर देखोगे ना, मेहनत का पैसा है सर, है ना। सेफ्टी देखना है, मैच्योरिटी देखना है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मार्केटेबिलिटी देखना है। सर मार्केटेबिलिटी का क्या मतलब, मार्केटेबिलिटी का क्या मतलब, अरे सर जिसको आप क्विक कन्वर्जन कर सकते हो। हाँ सर, क्या कर सकते हो, क्विक कन्वर्जन, क्विक कन्वर्जन मतलब जल्दी आप कैश में कन्वर्ट कर सको, ऐसी चीज में इन्वेस्ट करोगे ना, ऐसा चीज में इन्वेस्ट कर लोगे कि जहाँ पर आपका पैसा और आप उसको कन्वर्जन नहीं कर सकते ज़रूरत के हिसाब से, तो बहुत मुश्किल है ना। तो देखना चाहिए क्या एक्सेस कैश को कैसे कितना कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन बिजनेस टू बिजनेस, है ना, इट्स डिपेंड ऑन बिजनेस टू बिजनेस। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर मेरे पास एक आईटीसी का रिपोर्ट था, शायद मैं पहले भी आपको दूसरी चीज़ में दिखाया। अगर आप आईटीसी का ये एनुअल रिपोर्ट चेक करते हो, आईटीसी लिमिटेड रिपोर्ट एंड अकाउंट्स 2021, इसमें अगर मैं बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, गाइड टू सब्सिडियरीज जॉइंट वेंचर्स, consolidated 10 years at a glance, financial highlights, financial highlights, highlights में मिलेगा कुछ, मे बी हाईलाइट्स में मिल सकता है 328। चलो एक बार मैं देखता हूँ 328 में जा, क्या है, एडिशनल नोट्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आया है। अगर चेक करोगे ना किसी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट, आपको पता चल जाएगा कि बिजनेस कहाँ कितना इन्वेस्ट करके रखा है, एक्सेस कैश को कहाँ डाला, ठीक है। एडिशनल नोट्स टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, शेयर इन प्रॉफिट ऑन लॉस। अच्छा ये सब देखो सब्सिडियरी बिजनेस है इसका, ठीक है, ये सब सब्सिडियरी बिजनेस है आईटीसी का। ठीक है, अभी सब्सिडियरी में आप बात नहीं करेंगे, बट अगर आप देखना चाहते हो, इसलिए बहुत बड़ा होता है ना तो ढूंढने में समय लग जाता है और इतना याद नहीं रहता। बट अगर आप चाहोगे ना आप इसका डिटेल्स निकाल सकते हो, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को निकाल के ना आप ज़रूर चेक कीजिएगा कि बिजनेस अपना एक्स्ट्रा पैसा किस तरह से अलग अलग जगह में इन्वेस्ट करके रखा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, ठीक है, कंपनी के शेयर्स में, अलग अलग शेयर्स में भी इन्वेस्ट करता है कंपनी, ठीक है। तो कहाँ कितना एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, ठीक है, इसका डेटा मिल जाएगा सर, ठीक है। आप बैलेंस शीट में जाके नोट्स टू अकाउंट्स में जाना, पहले आप बैलेंस शीट में जाना, बैलेंस शीट के अंदर ना आपको नोट्स टू अकाउंट्स में मिल जाएगा और उस नोट्स के अंदर जाके ना आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो सर, ठीक है। तो एनुअल रिपोर्ट के अंदर पहले आप विजिट कर देना बैलेंस शीट, ठीक है, ये देखो हाँ मिल गया सर। नोट्स टू नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, देखो ये देखो करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, देखो कितना सारा म्यूचुअल फंड में इन लोगों का पैसा डाला हुआ है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर। हाँ, भर्ती इतना पैसा है ना आईटीसी के पास, क्या करेगा इतना पैसा। अगर बिजनेस में अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है तो अच्छा है कि भाई कहीं इन्वेस्ट कर दे और ऐसे जगह में इन्वेस्ट करे ताकि वो ज़रूरत के हिसाब से वो कोई कन्वर्जन कर सके। हेलो सर, समझ में आ रहा है ना आपको, कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, मैं आपको रियल रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। ज्योति, नंदिनी, तथा शिवम, टेल मी सर, कनेक्टेड हो कि नहीं, किसी का आवाज़ नहीं आ रहा है। यस सर। ओके सर, ठीक है। ये देखो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ है बाबा, खत्म नहीं हो रहा है। हाँ यहाँ से, बाप रे, ये सब्सिडरी में है, ठीक है,
ये सब सब्सिडरी कंपनी है, जो सब्सिडरी को छोड़ देते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी में देखो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, प्राग एग्रो, एसोसिएशन बिजनेस पे, जॉइंट वेंचर्स बिजनेस पे, अच्छा इसको भी छोड़ देते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स देखो, ठीक है, ये सब कंपनी में प्रेफरेंस शेयर्स हैं। नॉर्थ ईस्ट में एक है सर, ज्योति, नॉर्थ ईस्ट न्यूट्रिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड, 18 लाख रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 100 ईच, ठीक है। अच्छा, वेलकम होटल्स लंका प्राइवेट लिमिटेड, मोस्ट प्रोबेबली श्रीलंका में है, हाँ श्रीलंका में है। विमको, ठीक है, ये सब एसोसिएट्स बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दिया एक्स्ट्रा पैसा। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स, ठीक है, ये देखो सर। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कंपनी, ठीक है, हडको में। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कौन है? गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, पता है आप लोगों को? हडको, HIDCO वाला कोलकाता का हडको है, हिडको या हडको, जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लिए काम करता है। बट और एक है सर हडको, जो जो मार्केट में शेयर में इसका ऑलरेडी इसका शेयर है। हडको शेयर प्राइस, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कंपनी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है सर, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। सर 35.50 करके शेयर का दाम चल रहा है। रिसेंटली थोड़ा ग्रोथ दिया है, लास्ट इसका हाईएस्ट प्राइस, अच्छा भी लो रेट में जा रहा है। थोड़ा इसका फंडामेंटल देखिएगा तो कि क्या है इसका, मैंने इसका चेक नहीं किया बहुत दिन, अभी बोलते बोलते याद आया, थोड़ा चेक करिएगा कि क्या सिचुएशन है इसका फंडामेंटल, ठीक है, क्या सिचुएशन है। फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत सारा चीज़ होता है, जब आप लोग फंडामेंटल एनालिसिस सीखोगे तो डिटेल्स में बताऊंगा, बट एटलीस्ट बेसिक फाइनेंशियल रिपोर्ट जरूर चेक करना, क्योंकि काफ़ी लो रेंज में भी जा रहा है सर, 35 के आसपास। लोएस्ट गया था 2020 में 23 टका में, ठीक है, उसके बाद अभी थोड़ा सा एवरेज प्राइस में जा रहा है। आई डोंट नो इसका सही दाम क्या है अभी, क्योंकि एनालिसिस करके नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, लेकिन मैं आपको बस कंपनी के बारे में बताया कि ये गवर्नमेंट का हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। और ये हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बेसिकली गवर्नमेंट के बिहाफ से अर्बन डेवलपमेंट का काम करता है, ठीक है। काफ़ी रेवेन्यू है सर इनका, 7,571 करोड़, ठीक है, 7,571 करोड़। अब डिटेल्स चेक करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर इनका कितना इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, सिक्योर्ड रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल टैक्स फ्री बॉन्ड्स, ठीक है, इसमें है सब, ये सब हाउसिंग अर्बन में है सर, ठीक है, ये सब हाउसिंग अर्बन में, हडको में है। अच्छा, फिर थोड़ा नीचे आ जाते हैं डिवेंचर्स बॉन्ड्स में, और भी खत्म नहीं हो रहा है। ICICI बैंक में है, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी में है, ठीक है, IIFC। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन में है, इंडियन रेलवे IRFC, ठीक है, IIFC या IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस, ठीक है, इसमें भी इसका इन्वेस्टमेंट है। सब सिक्योर जोन में है सर, देखो ना सर, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे अपना एक्स्ट्रा कैश को, सेफ्टी, मैच्योरिटी, मार्केटेबिलिटी, ये तीन आपके लिए बहुत वाइटल है। LIC हाउसिंग फाइनेंस में भी इन्वेस्टमेंट है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में काफ़ी पैसा है इनका, बाप रे बाप। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, कहाँ जाके खत्म होगा पता नहीं, आप बाद में बैठे बैठे चेक कर लेते रहना सर, ठीक है। ये देखो म्यूचुअल फंड देखो, म्यूचुअल फंड देखो, आदित्य बिरला सन लाइफ, आदित्य बिरला सन लाइफ, आदित्य बिरला में बहुत सारा है। फ्रैंकलिन इंडिया, DSP फिक्स मैच्योरिटी, ज़्यादातर थोड़ा सा सिक्योर वाले में ज़्यादा है, इक्विटी में भी अलग इन्वेस्टमेंट है इनका। इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, HDFC, ICICI, निप्पॉन, ठीक है, कहाँ नहीं है, कोटक, कहाँ नहीं है, सारा जगह में इनका इन्वेस्टमेंट है। मतलब इतना पैसा करेगा क्या, समझ रहे हैं सर। ये देखो सर 12,950 करोड़, ठीक है, एग्रीगेट अमाउंट कोटेड एंड नॉन कोटेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जस्ट इमेजिन। अब क्या बताया, तो 12,000 14,000 करोड़ का सिर्फ मार्केट इन्वेस्टमेंट है इनके पास, सिर्फ मार्केट इन्वेस्टमेंट है। सो एक्स्ट्रा पैसा घर पे रख के पड़ा रहेगा, ऊपर से मार्केट में मनी का डिफ्लेशन होता है ना, मनी वैल्यू बढ़ता नहीं है, डिवैल्यू हो जाता है, क्योंकि देयर इज अ ऑलवेज इन्फ्लेशन कॉन्सेप्ट। सो सेफ्टी, मैच्योरिटी एंड मार्केटेबिलिटी के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। एज ए फाइनेंस मैनेजर एक बहुत बड़ा रोल होता है कंपनी को कहाँ से इन्वेस्ट करा के फायदा दे, ठीक है, इसीलिए एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करे सर अपना। इसीलिए मैं स्टॉक मार्केट में इतना नॉलेज ग्रो करने के लिए आप लोगों को बताता हूँ, म्यूचुअल फंड्स में ग्रो करने के लिए बताता हूँ, कि बिकॉज जब आप एक बिजनेस में रहोगे, ये सब किसके डिसीजंस में होता है, ये जो इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये क्या ITC का जो ओनर है वो अपने डिसीजंस में कर रहा है, वो फाइनेंस मैनेजर के एडवाइस लेके करता है ना, जो डायरेक्टर्स में है, जो बोर्ड्स में है, ठीक है, बोर्ड बोर्ड उनका सुनता है जो बिजनेस में एक हाई लेवल एडवाइस दे सकता है। तो आप लोग भी इस तरह का बिजनेस को एडवाइस दोगे तो ही ना
ठीक है। तो देखो सर, नॉलेजेबल बनोगे तो नॉलेज का ही दाम मिलता है, सैलरी भी नॉलेज का ही दिया जाता है। ठीक है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का, एक कंपनी सेक्रेटरी का एवरेज सैलरी 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख हो सकता है। बट अगर जो बड़े कंपनी में, जैसे जो आईटीसी का फाइनेंस मैनेजर है, जो आईटीसी में एज ए चार्टर्ड एडवाइजर का काम करता है, एज ए कंपनी सेक्रेटरी काम करता है, इनको करोड़ों में सैलरी होता है। 1.5 करोड़ 2 करोड़ के नीचे सैलरी नहीं होता है इनका। ठीक है। सो इट्स डिपेंड्स आप किस लेवल में अपना नॉलेज को एनहांस करते हो, इसके ऊपर बेस करते हैं। सो सोच को बड़ा करो सर, दुनिया बदल जाएगा। गिवन दीज 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स, ये जो 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स, टिपिकल इन्वेस्टमेंट, क्या क्या है ऑलरेडी मैं आपको दिखा दिया, फिर भी आप देखो एक बार। ट्रेजरी बिल, जो लोग म्यूचुअल फंड क्लास कर चुके हो, दे नो ट्रेजरी बिल क्या होता है। टी बिल पता है ना सर, दिस इज ऑल्सो नोन एज टी बिल। शॉर्ट टर्म लोन होता है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है ना। म्यूचुअल फंड क्लास में काफी डिटेल्स डिस्कशन हुआ है, क्या रे हुआ है कि नहीं हुआ है? नंदिनी बोल। ट्रेजरी बिल इशूड बाय, हाँ सर। थैंक यू सर। ठीक है। इसका इंटरेस्ट रेट मोटा मोटी 3%, 3.5%, 4% है ना। बहुत शॉर्ट पीरियड का भी होता है, 2 महीना, 3 महीना, एक हफ्ता से चालू होता है, 7 दिन से लेके 3 महीना, 6 महीना तक का होता है, एक साल का, 365 डेज का, 91 डेज का। हाँ, आरबीआई के साइट के अंदर इसका डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको। तो आरबीआई में जाओगे ना, तो आरबीआई मार्केट ट्रेंड में गवर्नमेंट क्या रेट से इंटरेस्ट देता है नहीं देता है, ये सब बता देता है। म्यूचुअल फंड के थ्रू से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो म्यूचुअल फंड कंपनी ये सब अपना फंड बना के इसमें इन्वेस्ट कर देता है। गवर्नमेंट के घर में आपका पैसा चला जाता है। मार्केट ट्रेंड में जाओ, आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये देखो सर, दिख रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मैच्योर होगा देखो 2032 में, 2032 में, 2027 में, 26 में, 24 में, 23 में। ठीक है। जितना हाई मैच्योरिटी देरी में उतना इंटरेस्ट रेट हाई है। ठीक है। और टी बिल देखो आपका 91 डे का 5.8, 182 डेज का 6.42, 364 डेज का 6.64। ये क्या है? सिक्योर एरिया है ना। दीज आर सिक्योर एरिया, मतलब इसमें आपका पैसा डूबने का कोई चांसेस नहीं है। सर देखो कितना बड़ा सोच है कि कंपनी के पास पैसा है, इसको बोलते हैं इकोनॉमी मैनेजमेंट। जिस कंट्री में ये मैनेजमेंट जितना बेहतरीन वे में होता है, वो कंट्री कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। ठीक है। इसीलिए फाइनेंशियल इंजीनियरिंग या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंट्री, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ एनी सोसाइटी, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ, ये बेसिकली ना ग्राउंड लेवल से इसका डेवलपमेंट होना चाहिए, जो करेंटली बंगाल में मिसिंग है, ईस्ट इंडिया में ही मिसिंग है। ये जो फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है ना, मनी का प्रॉपर सर्कुलेशन। आज कंपनी के पास ज्यादा पैसा है, वो अपना ज्यादा पैसा को देख के खुश नहीं होके उसको प्रॉपर मैनेजमेंट में ध्यान दे रहा है कि मेरे पास ज्यादा आ गया है, इसको मैं इन्वेस्ट कर दूं, ताकि यही पैसा पड़ा रखे, पढ़ पढ़ के मतलब ऐसे ही चुपचाप में सड़ ना जाए, है ना। मार्केट में इसका डिप्रिसिएशन ना हो जाए, डिवैल्यू ना हो जाए बेकार में, क्योंकि मनी का तो वैल्यूएशन गिरता है ना सर, है ना, इन्फ्लेशन की वजह से। तो पड़ा रहेगा तो बेकार हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के रखोगे, एटलीस्ट मार्केट में एट पार रहोगे, और अगर थोड़ा प्रॉफिट भी कहीं से कर लोगे, लाइक म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट में। ठीक है। लेकिन पूरा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, देख के इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ कितना करे ना करे। ये प्रॉपर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है। नाउ क्वेश्चन इज दैट, जिसके पास ज्यादा है, अगर किसी के पास सरप्लस पैसा है और तो किसी के पास डेफिसिट है, जैसे गवर्नमेंट के पास डेफिसिट है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, आपको बोलते हैं कि भाई आपके पास ज्यादा है, हमें लोन दो। गवर्नमेंट के पास डेफिसिट है, इंडियन इकोनॉमी ऐसे डेफिसिट इकोनॉमी है। क्यों? बिकॉज अभी भी इंडिया का मैक्सिमम स्टेट डेफिसिट हालत में है। स्टेट का जब तक मेंटेलिटी नहीं बदलेगा, तब तक एक राष्ट्र का मेंटेलिटी कैसे बदल सकता है? ठीक है। क्योंकि इंडिया एज ए नेशन, सबसे पहले इंडिया को स्टेट वाइज ग्राउंड लेवल में ये डेवलपमेंट करना पड़ेगा। किस चीज का डेवलपमेंट सर? फाइनेंशियल नॉलेज का डेवलपमेंट, फिर उसके एप्लीकेशन, फिर उसको बिजनेस में डेवलपमेंट। नॉर्थ ईस्ट से लेके ईस्टर्न इंडिया से लेके वेस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया, हर जगह में इस अप्रोच को यूज होना चाहिए कि भाई किस तरह से जिसके पास ज्यादा है, किसके पास कम है, उसका प्रॉपर यूटिलिटी कैसे बने। जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हो, कंपनी के पास एक्सेस कैश है, वो अपना एक्सेस कैश गवर्नमेंट को दे रहा है, गवर्नमेंट इस पैसे को यूज करके अपना शॉर्ट टर्म जो नीड है, वो नीड को पूरा करता है।
फिर गवर्नमेंट उसको इंटरेस्ट के साथ वापस भी करता है। इसमें गवर्नमेंट क्या हेल्प होता है, गवर्नमेंट का जो भी शॉर्ट टर्म नीड होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, ठीक है, ये सारा नीड फुलफिल हो जाता है ना। जैसे NHAI रास्ता बना देता है, इलेक्ट्रिफिकेशन डिपार्टमेंट रेल आपका इलेक्ट्रिक का काम कर देते हैं, है ना। हाउसिंग फाइनेंस डिपार्टमेंट हाउसिंग का काम कर लेता है। कैसे पैसे का फ्लो होता है सोचो। गवर्नमेंट लोगों के लिए घर बनाएगा, लेकिन गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है। गवर्नमेंट बोलता है कि फिर बड़े कंपनीज या जिसके पास भी पैसा है, आप अपना एक्सेस पैसा हमारे पास दो, आपको मैं इतना % इंटरेस्ट दूंगा इतने साल में। फिर आपका पैसा चुपचाप ना पड़ा रहेगा, एटलीस्ट इन्फ्लेशन के साथ साथ चलेगा, इतना तो आपको दे ही देगा। और सेफ भी है, सिक्योर भी है, क्योंकि गवर्नमेंट का अप्रूवल रहता है। गवर्नमेंट तो धोखा नहीं देगा रे बाबा। गवर्नमेंट धोखा देगा तो फिर देश कैसे चलेगा। जिस कंट्री में गवर्नमेंट भी धोखा दे देता है, वो कंट्री का हालत क्या हो जाएगा सोचो। नाउ क्वेश्चन वही है कि किस तरह से ये मनी का सर्कुलेशन हो जाए ना कंट्री वाइज। जस्ट इमेजिन करो एक देश कैसे बनता है। देश में बिजनेस बनेगा, बिजनेस के पास प्रॉफिट होगा, है ना, छोटा से लेके बड़ा बिजनेस। उनके पास एक्सेस कैश होगा, एक्सेस कैश मार्केट में जाएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज के थ्रू से गवर्नमेंट के पास, कंपनीज के पास, अलग अलग बिजनेस के पास जाएगा। जिनके पास कम है उनको, जिनके पास ज्यादा है उनसे जाएगा। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा सर, इससे एक प्रॉपर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बनेगा, और इससे एक कंट्री डेवलप कंट्री बनता है। आपको समझ में आ रहा है सर। डेवलप कंट्री सिर्फ राजनीति का मंच में जाके चिल्लाने से नहीं बनता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज अगर चाइना डेवलप कंट्री बना है ना, चिल्ला चिल्ला के नहीं बना है, प्रॉपर पॉलिसी फॉर्मेशन होना चाहिए। चाइना से ये चीज सीखना चाहिए सर। चाइना हमारा घोर एनिमी आजकल बन चुका है। एक्चुअली एक जमाने में चाइना भारत का बहुत अच्छा फ्रेंड था। चाइना भारत को अपना गुरु मानता था। मैं तो मानता हूँ कि अभी अपने शिष्य से सीखने का टाइम आ गया है सर। चाइना आज जो भी डेवलपमेंट किया है ना, इनका जो टीचिंग्स है, जो इनका कॉन्सेप्ट है, ये इंडिया से ही गुरु लोग जाके चाइना को अलग अलग शिक्षा दिया है सर। बोधि धर्मा से लेके गौतम बुद्धा तक। ये जो मार्शल आर्ट्स है ना सर, मार्शल आर्ट्स का नॉलेज एक्चुअली बोधि धर्मा ने दिया है। बोधि धर्मा एक्चुअली चाणक्य, साउथ इंडियन किंग का एक राजपुत्र था। तो उनसे ये बोधि धर्मा के थ्रू से चाइना में मार्शल आर्ट्स का इतना प्रचार हुआ है। गौतम बुद्धा के थ्रू से रिलीजियस कॉन्सेप्ट या फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट में डेवलपमेंट हुआ है। ये सारा टीचिंग्स वेद वेदांत एंड इसी से लिया गया है सर। ना कॉन्सेप्ट इज अभी सर चाइना से सीखने का टाइम आया है सर। चाइना कौन है, भारत का शिष्य, ठीक है। अब गुरु को शिष्य से सीखने का टाइम आ गया है कि भाई चाइना तुमने क्या किया। चाइना वर्ल्ड टीचिंग्स यूज करके इंटरनल डेवलपमेंट इस तरह से किया सर, ज्यादा से कम के पास दिया, और फिर वहां से स्किल डेवलपमेंट किया, और उसी स्किल से आज चाइना यूएस जैसी इकोनॉमी को भी हिला के रखने का ताकत रख रहा है, ठीक है। तो वेस्टर्न वेस्टर्न नेशंस को ये जो आंख दिखाता है ना चाइना, इसके पीछे ना, चलो ठीक है, वो उसका जो ये करेंट पॉलिसी है मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। कॉलोनी एस्टेब्लिश जिस तरह से तिब्बत को लिया, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। बट इंटरनल लेवल में जो स्ट्रॉन्ग होल्ड आज चाइना ने किया है, वो होल्डिंग भारत को भी चाहिए सर। वो होल्डिंग भारत को भी चाहिए, जो भारत में था, ऑलवेज था, भूल चुके हम लोग। लेकिन ये जो प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू से ना, हम लोग इसको रीएस्टेब्लिश कर सकते हैं सर। प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू से रीएस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये जॉब क्राइसिस का प्रॉब्लम, मनी मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है ना। अभी आपको पता है ना, वेस्ट बंगाल मतलब इंडिया में, वेस्ट बंगाल में पर हेड कितना लोन है जानते हो? 7 लाख रुपीज। जब ममता दीदी का सरकार मतलब टीएमसी का गवर्नमेंट जब वेस्ट बंगाल में बना था, तब पर हेड 2 लाख का लोन था। अब 7 लाख ऑनवर्ड्स। सबसे ज्यादा लोन का बार्डन तो पंजाब के लोगों के ऊपर है। पंजाब में बहुत ज्यादा लोन का बार्डन है। सेकेंड में है वेस्ट बंगाल। मतलब इतना ज्यादा मार्केट में बोरो किया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कि इनकम इनकम से भी ज्यादा उनका करंट कॉन्सेप्ट है। तो मैं ये नहीं कहता कि लोन लेने में कोई बुराई नहीं है, बट इनकम भी तो जनरेट करो। उसमें कहीं ना कहीं मिसिंग है सर, ठीक है। तो ये सब कंपनी मैनेज करना, कंट्री मैनेज करना, स्टेट मैनेज करना, घर मैनेज करना, सिमिलर पैरामीटर में चलता है सर। समझोगे तो सारा चीज एक हो जाएगा, और नहीं समझोगे तो कुछ एक नहीं हो पाएगा। ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय गवर्नमेंट, रेट दिखा दिया मैं आपको। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय बैंक, इशूड बाय बैंक।
कमर्शियल पेपर कॉर्पोरेट लेवल में इशू होता है, एक्चुअली लोन ही है, बट एक कॉर्पोरेट हाउस दूसरे कॉर्पोरेट हाउस के लिए मतलब इतना हाई अमाउंट होता है ना, हर कोई नहीं कर पाता। इशूड बाय कंपनी, इशूड बाय कंपनी, हाई रिटर्न होता है, हाईएस्ट रिटर्न हाईएस्ट रिस्क। कमर्शियल पेपर बहुत ही रिस्की होता है, बट हर कोई नहीं दे पाता। मानो कि टाटा को लोन का ज़रूरत है, तो टाटा कमर्शियल पेपर इशू करेगा, तो रिलायंस लोन दे सकता है, ठीक है, लेकिन रिटर्न भी हाई है, रिस्क भी हाई है। हाई रिटर्न लिख लो, हाई रिस्क, ठीक है। तो टी बिल इशूड बाय गवर्नमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय बैंक, कमर्शियल पेपर इशूड बाय कंपनी, हाई रिटर्न हाई रिस्क। लिख लिया सर? बोलो सर। अरे बोलो, समझ में आ रहा है? अच्छा, इसमें एक चीज़ लिख लेना। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट नॉर्मली कौन सा बैंक इशू करता है? ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, ओनली बैंक विच कोलैप्स। अगर कोई बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो जाता है ना, तो वो बेसिकली सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लेता है, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मतलब आपको ना, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए डिपॉजिट करना पड़ता है, एफडी तरह ही है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बट लॉन्ग टर्म के लिए आप अपना पैसा वहाँ से विथड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। सीडीज कहते हैं इसको, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। जैसे रिसेंटली येस बैंक में ऐसा हुआ है, येस बैंक के पास कैश का हालत बहुत ख़राब हो गया था, बिकॉज बहुत ज़्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन गया था। येस बैंक ने इतना गलत लोगों को लोन दे दिया, मतलब क्रेडिट इवैल्यूएशन, मैं नेक्स्ट चैप्टर में वही बताने जाऊंगा आपको। रिसीवेबल मैनेजमेंट या डेटर मैनेजमेंट, मतलब आपको, आप किसको अपना डेटर बनाना चाहते हो, आप किसको अपना डेटर बनाना चाहते हो, किसको आप लोन पे सामान बेचना चाहते हो, ठीक है। अगर आप लोन दे रहे हो या लोन में प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, सर्विस बेचना चाहते हो, तो उसको इवेल्युएट कैसे करोगे? ऐसे यस बैंक जैसे कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, बिग बाजार जैसे कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इस तरह से सरकारी बैंक्स, गवर्नमेंट बैंक्स जो इतना सारा खराब हालत में है, इतना खराब हालत में प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक का हालत क्यों हुआ? यस बैंक प्राइवेट था बट फिर भी गलत किया, मिस मैनेजमेंट सर। दिस इज ऑल जस्ट अ मिस मैनेजमेंट। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है सर, इतने बड़े बड़े लोग, इतना डिग्री, सर वही ना, हर चीज़ को डिग्री से नहीं तोलना है। ये इवेल्युएट करने का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक नॉलेज के साथ एक इनर इंस्टिंक्ट भी होता है, समझ रहे हो ना। कभी कभी ना हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और कभी कभी हम लोग कोरप्टेड हो जाते हैं, और कभी कभी हम लोग आलसी हो जाते हैं। गवर्नमेंट बैंक का फेलिडिटी का रीज़न है गवर्नमेंट ऑफिसर्स का या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का आलसी, मतलब क्या बोलते हैं सर उसको, फैटिगनेस, मतलब काम नहीं करना है, इस तरह का डेवलपमेंट नहीं करना है, बस जितना दिया गया उतना करेंगे। डेवलपमेंट के लिए कुछ करो यार, मंथली सैलरी आ जाता है बस, सेटिस्फाइड। किसी का जॉब सिक्योर नहीं होना चाहिए, आप समझ रहे हो सर? किसी का भी जॉब सिक्योर नहीं होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट। सर क्या बात करते हो, ऐसा बोलने से पूरा दुनिया भड़क जाएगा, अरे भड़कने दो। सिक्योर जॉब ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जॉब का जो सिक्योरिटी का मेंटेलिटी बन चुका है ना, मतलब 99% लोग ना जॉब सिक्योरिटी के कारण डेवलपमेंट करना बंद कर देता है, खुद का भी और कंपनी का भी, ऑर्गेनाइजेशन का भी। ये जॉब सिक्योरिटी बंद होना चाहिए, या फिर, और इसीलिए देखो ना दिन पे दिन क्या हो रहा है, गवर्नमेंट जॉब डिटोरिएट हो रहा है, होगा, फ्यूचर है, आप लिख के रख लो कि सर ने बोला था। क्योंकि इसका रीजन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स खुद है, इसका रीजन गवर्नमेंट जॉब में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो खुद है, क्योंकि उनने काम ना करने का जो कल्चर बनाया ना, डेवलपमेंट ना करने का जो कल्चर बनाया, काम करता है, ऐसा नहीं काम नहीं करता, काम करता है, पर जितना दिया जाता है उतना ही करता है, डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचता, एक ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के बारे में नहीं सोचता। अरे भाई सरकार आके, मानो कि एक स्टेट गवर्नमेंट बैंक चलाता है, जैसे मैं अपने नेटिव में कुछ दिनों से हूँ, कि जहाँ पर मैं अभी बैठा हूँ ना सर, इसके ऊपर ही बैंक है, ठीक है। जस्ट, और मजा का बात है कि एकदम इसका जो, क्या बोलते हैं सर, कैश का जो बक्सा है ना, मेरे रूम के ऊपर ही है। तो ये बैंक का बिजनेस का हालत बहुत खराब है, क्या बताऊँ आपको।
इतना खराब हालत खराब है, कैश नहीं रहता सर यहाँ पर। ये जितना कलेक्शंस होता है डेली बिग सिटीज में ट्रांसफर हो जाता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि मैं जो बात आपको करने जा रहा था कि ये सब बैंक का बिजनेस का हालत बहुत खराब है। इसका मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये लोग काम नहीं करता, सब काम करते हैं, बट वही जितना दिया गया है उतना। अब बोलो कि स्टेट गवर्नमेंट का बैंक है, ठीक है, ग्रामीण बैंक है, स्टेट गवर्नमेंट बैंक है, तो क्या ममता दीदी या हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है क्या वो आके बैंक चलाएगा? नहीं ना। तो इन्हीं लोगों को बैंक चलाना है, और एक ओनर की तरह, एक ओनर की तरह अपना चीज समझ के बैंक गलत लोगों को लोन दे देता है। प्रोडक्ट इवोल्यूशन नहीं है, न्यू चीज बनाने का आदत मतलब नॉलेज नहीं है, फाइनेंशियल बिल्डअप नहीं है, बस चल रहा है, सब्सिडी पे चलता है। हमारे आपके टैक्स के पैसे से इन लोगों का सैलरी होता है, ये लोग बिजनेस भी नहीं दे पाता, इतना इतना कस्टमर को कैटर करता है फिर भी प्रॉफिट नहीं दे पाता। क्या बताए आपको, इतना सारा कस्टमर्स है ग्रामीण एरिया में, ग्रामीण बैंक है, बट ग्रामीण लोगों के लिए ग्रामीण प्रोडक्ट बनाओ, उसके थ्रू से इनकम जनरेट करो, आइडिया जनरेट करो। ना तो गवर्नमेंट लेवल में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप है, ना तो गवर्नमेंट लेवल से नॉलेज स्प्रेड का कोई कॉन्सेप्ट है, और ना ही लोगों के अंदर काम करने का इच्छा है। बस जॉब दे दो सबको, सबको बस बैठे बैठे 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख का नौकरी चाहिए। मिस यूज ऑफ कैश। ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। कोलैप्स तभी होता है जब कैसे कोलैप्स हो जाता है, तब बैंक अपने आप को मैनेज करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करता है, उस डिपॉजिट से अपना बैलेंस को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, जैसे अभी रिसेंट कॉन्सेप्ट येस बैंक का ऐसा है। आई होप कि आइडिया हो रहा है सर। नेक्स्ट, चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो भी मैंने आपको बताया, ऑल 3 आर शॉर्ट टर्म। अच्छा, और एक चीज है, ये जो ट्रेजरी बिल मैंने आपको 3 पॉइंट लिखा ना, टी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ठीक है, और एक चीज भी लिख लो, जीरो कूपन बॉन्ड, है ना? आप लोग नाम सुने हो ना जीरो कूपन बॉन्ड का? ये टी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ये तीनों है ना, ऑल द अबव 3 आर शॉर्ट टर्म जीरो कूपन सिक्योरिटीज, जीरो कूपन दैट इज, जीरो कूपन सिक्योरिटी क्या होता है? कूपन मतलब इंटरेस्ट होता है सर, ठीक है, कूपन मीन्स इंटरेस्ट, दैट इज issued at discount, issued at discount and redeemed at par, redeemed at par, पार वैल्यू में रिडीम करो और डिस्काउंट में इशू करो बॉन्ड, ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड। इसके अलावा और भी जगह है इन्वेस्ट करने का, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, आई ऑलरेडी शो यू। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, जिसका सोवरिन सोवरिन जिसका रेटिंग होता है, ठीक है, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। दूसरा आप लिख सकते हो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट भी होता है, मतलब एक कॉर्पोरेट दूसरे कॉर्पोरेट के पास डिपॉजिट रखता है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। आईटीसी किसी दूसरे बिजनेस के पास अपना डिपॉजिट रखा इंटरेस्ट के थ्रू से, ऑब्वियसली। लोन भी होता है, डिपॉजिट भी होता है, ठीक है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। प्रोडक्ट समझ में आया सर? हेलो, ये था डिस्कशन सर। मतलब एक बिजनेस अपना एक्स्ट्रा पैसा कैश को कहाँ कहाँ डाल सकता है और क्यों, और रीजन क्या है उसका। क्लियर? बोलो सर, क्लियर है कॉन्सेप्ट? और जो लोग म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट का क्लास भी करते हो, है ना, जो मॉर्निंग में चलता है, या फिर ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने म्यूचुअल फंड कवर भी कर लिया, बस इन ISM का एग्ज़ाम क्रैक करना है। आई होप आप लोगों को बहुत हेल्प हो रहा है सर, और काफ़ी इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर करने में सुविधा हो रहा है, आई होप सो। ज्योति तथा नंदिनी शिवम, बोलो समझ में आया कि नहीं? सर। ओके सर। सर हेडिंग करना रिसीवेबल मैनेजमेंट,
क्या हेडिंग करना है? रिसीवेबल मैनेजमेंट। रिसीवेबल मैनेजमेंट में बेसिकली हम लोग फैक्टर्स डिटरमाइनिंग क्रेडिट पॉलिसी, मतलब किसको लोन देना है, किसको लोन नहीं देना है, मतलब लोन देना या लोन में प्रोडक्ट बेचना। ध्यान से सुनना। जैसे बैंक लोन देता है ना, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस लोगों को लोन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट काम करता है कि भाई लोन देना है तो किसको देना है और नहीं देना है तो किसको नहीं देना है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है सर। ठीक है, क्योंकि हम हर किसी को लोन नहीं दे सकते, उसका अप्रोच समझना पड़ता है। रिसीवेबल मैनेजमेंट ना कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। ये पढ़ाई में एक टॉपिक जैसा लग सकता है, इट साउंड लाइक इट्स हाँ इट्स जस्ट अ टॉपिक, बट इन रियलिटी इट्स अ बिग अप्रोच सर। बड़े से बड़े बिजनेस का फ्यूचर इसी पे डिपेंड करता है। गलत डिसीजंस आपको डुबा सकता है और सही डिसीजंस आपको हीरो बना सकता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, पढ़ने के टाइम पे ये एक सिर्फ चैप्टर या एक टॉपिक हो सकता है, बट इन रियलिटी रिसीवेबल मैनेजमेंट इज अ बिग बिग थिंग सर। यस बैंक को देखो ना, क्या चक्कर में डूबा था, गलत लोगों को लोन दिया था। ऐसे ऐसे बिजनेस को लोन दिया था, रिलायंस कम्युनिकेशन, जी बिजनेस, ठीक है, जी आपका डिश टीवी, ठीक है, ऐसे ऐसे बिजनेस को लोन दिया था। और ऐसा लोन दिया एकदम हवा टाइट। आईसीआईसीआई बैंक भी गलत काम कर रहा था चंदा कोचर जी के करप्शन में, और ये येस बैंक में किया था राणा कपूर ने। ऐसे राणा कपूर करप्शन किया कि नहीं किया, ये अभी सब्जेक्ट टू प्रूवमेंट है। अब इसके बारे में कोई डिटेल्स रिपोर्ट नहीं आया है कि ये मिसमैनेजमेंट के कारण हुआ है या फिर जानबूझ के। लेकिन जैसे चंदा कोचर के केस में, वो तो एक्चुअली रिलेटिव के साथ कर लिया, अपने हस्बैंड को ही बेनिफिट दे दिया था एक लॉस मेकिंग बिजनेस के लिए, है ना। वीडियोकॉन जैसे एक लॉस मेकिंग बिजनेस को आप इतना लोन नहीं दे सकते, उतना क्रेडिट इवेल्युएशन हो ही नहीं रहा है, तो आप कैसे दे रहे हो, है ना। तो जब कोई बिजनेस जैसे 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 बिग बाजार का क्या प्रॉब्लम हुआ? बिग बाजार एक तो लोन लिया तो लोन रीपे नहीं कर पाया, तो बिग बाजार का दूसरा प्रॉब्लम ये भी रहा ना कि जिसको बिग बाजार ने सेल किया, बिग बाजार भी उसको रीपे नहीं किया टाइमली, तभी तो बिग बाजार भी लोन रीपे नहीं कर पाया। इतना लोन लेने के बाद सप्लायर को वापस करने में दिक्कत हुआ, बैंक का पैसा रिपे करने में दिक्कत क्यों हुआ? बिकॉज गलत लोगों के साथ या फिर बेसिकली रिसीवेबल मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है सर। सिंपल। देखो सर, बड़ा से बड़ा कॉर्पोरेट हाउस भी एकदम चकनाचूर हो जाता है। सो बी केयरफुल। टॉपिक नहीं है, जिंदगी है। हुँ? ये टॉपिक नहीं, जिंदगी है बिजनेस की सर। आपको ना ये बॉलीवुड का गाना गाना बंद करो आप। ओके सर, सॉरी सर। ये टॉपिक नहीं, जिंदगी है बिजनेस की। सॉरी सर। इंट्रो हेडिंग करो। इंट्रो। एवरी फार्म has the option, हर बिजनेस के पास ऑप्शन है टू सेल गुड्स और सर्विसेज ऑन कैश बेसिस। क्या बोलते हो सर? एक बिजनेस के पास ये ऑप्शंस तो होता ही है कि भाई मैं कैश में बेचूं कि क्रेडिट में बेचूं, मतलब बेसिकली कैश में बेचने का ऑप्शन सबके पास होता है। ये सर नो, आप चाहो तो आपका प्रोडक्ट आप कैश में बेच ही सकते हो या फिर आपका सर्विस आप कैश में बेच ही सकते हो, बट इन रियलिटी सिचुएशन ऐसा नहीं होता। हाउएवर द प्रेशर, प्रेशर किस चीज का? प्रेशर ऑन कंपटीशन। मार्केट में बहुत कंपटीशन है सर, है ना। कंपटीशन के कारण बिजनेस को ना क्रेडिट में देना पड़ता है ना। बाई वन गेट वन देना पड़ता है ना। या तो आप क्रेडिट में दो, कस्टमर को बोलो, या तो खुद से इतना रिस्क उठाओ कि खुद का क्रेडिट बढ़ जाए। जब कोई कंपनी बाई वन गेट वन ऑफर करता है, इसका मतलब आप ये समझ लेना कि बिजनेस अपने रिस्क से देता है। क्योंकि एक प्रोडक्ट बेच के एक मैगी पैकेट बेच के 2 रुपी प्रॉफिट नहीं होता। कंपनी बाई वन गेट वन ऑफर देता है, तो ये बाई वन गेट वन ना कंपनी अपने पॉकेट से भरता है सर। कभी सोचिएगा, ठीक है। या फिर कभी कभी
एक दूसरा स्कीम भी होता है, लाइक आपके सामने आपको कोई बोल रहे कि एक 5,000 का जीन्स आपको बोल रहा है कि बाई वन गेट वन, मतलब बेसिकली वो कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट कि आपको एक ही पैसा ले रहा है दोनों पैंट का ही, दोनों जीन्स का ही, बट बेसिकली वो दिखाना चाहते हैं कि बाई वन गेट वन, दैट्स ए डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, मतलब वो आपको भी समझ में आ जाएगा कि अल्टीमेटली 5,000 मतलब दो का ही दाम ले रहा है, लेकिन जब एक मैगी पैकेट, एक आटा का पैकेट, ठीक है, ये सब में ना कंपनी का कॉस्ट बहुत हाई हो जाता है। तो ऐसा क्यों करता है? कंपटीशन के कारण। हाउएवर द प्रेशर ऑन कंपटीशन एंड कस्टम, और एक कस्टम भी तो है। कस्टम मतलब मार्केट में उधार देना का एक ना कस्टम बन गया है। अब कस्टम मतलब क्रेडिट में ही बिजनेस करना है, एक प्रथा बन चुका है। ठीक है, एंड कस्टम फोर्सेस अ फार्म, फार्म को फोर्स करता है टू सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, टू सेल गुड्स ऑन क्रेडिट। एज ए रिजल्ट, as a result of credit, as a result of क्रेडिट सेल्स, जैसे जैसे बिजनेस में क्रेडिट सेल्स बढ़ता है, फिनिश गुड्स का क्या हालत होता है सर? जो आपके बिजनेस पे फिनिश गुड्स था या कंप्लीट सर्विस था बेसिकली, तो फिनिश गुड्स कन्वर्टेड इनटू डेटर, फिनिश गुड्स कन्वर्टेड इनटू, ध्यान से समझना सर, डेटर, है ना। फिनिश गुड्स डेटर में बदल जाता है। मानो कि आपका फैक्ट्री है, लाइक मानो कि ये फिनिश डोर, ठीक है, या आपके पास एक फैक्ट्री है जिसमें आपके पास ऐसे फिनिश डोर है। ठीक है, अब ये सब आप मार्केट में सेल करना चाहते हो। अब जैसे ही आपने इसको क्रेडिट में सेल करना स्टार्ट किया सर, पॉइंट टू बी नोटेड, है ना सर, पॉइंट टू बी नोटेड, जैसे ही आप ये सब प्रोडक्ट को क्रेडिट में सेल करना चाहते हो, तो आपका यही फिनिश गुड्स क्या हो जाएगा सर? क्रेडिट में सेल करोगे तो यही यही फिनिश गुड्स क्या हो जाएगा? था बोल, ये फिनिश गुड्स से क्या इसका कैरेक्टर बदल गया? कुछ दिन पहले ये तुम्हारा एसेट्स था, फिनिश गुड्स था, बट आज ये तुम्हारा फिनिश गुड्स नहीं, कुछ और हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा? डेटर बन जाएगा ना। हेलो, तथा ज्योति नंदिनी बोलो, शिवम, समझ में आ रहा है कि नहीं? कि जिसको आप इतना देर से अपने फैक्ट्री में फिनिश गुड सोच रहा था, अब जैसे ही आपने क्रेडिट में दे दिया, आपका प्रोडक्ट क्रेडिट क्रेडिट में कन्वर्ट होते ही क्या हो गया? आपका डेटर बन गया। क्या रे, ये सब नो? अरे बोलो। Yes, sir. एंड देयर इज अ ब्लॉकेज, एक ब्लॉकेज होता है ना सर, ब्लॉकेज ऑफ क्या? फिनिश गुड्स का पैसा क्या हो गया? आपने इतना मेहनत से फिनिश गुड्स रेडी किया, अब आपके पास तो पैसा नहीं है जिसको लेके आपने ये सब बनाने के लिए आपने लाखों का खर्चा किया, करोड़ों का खर्चा किया। अब खर्चा करने के बाद जब सेल करने जाते हो, हाथ में पैसा आपको बोल रहे हैं कि देरी में मिलेगा। हाँ सर, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब आपका जो पेमेंट कलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आपका फंड क्या हो गया? ब्लॉकेज हो गया। सो ब्लॉकेज ऑफ फंड्स फॉर ए पीरियड, कुछ दिनों के लिए। दिस इज नोन एज, आपको बोला ना, ये बिजनेस नहीं, ये टॉपिक नहीं, जिंदगी है बिजनेस की। ये फंड ब्लॉक हो जाना बिजनेस के लिए कितना चिंता है, जो बंदा बिजनेस करता है या अपना प्रोफेशन संभालता है, सिर्फ वही जानता है। जब बिजनेस में अपना फंड ब्लॉक हो जाता है, चाहे वो किसी का भी बिजनेस हो, ठीक है, ब्लॉकेज ऑफ फंड्स फॉर ए पीरियड नोन एज एवरेज कलेक्शन पीरियड सर, इसको एवरेज कलेक्शन पीरियड बोलते हैं। इसको मैनेज करना मेहनत का खेल है सर, दिमाग का खेल, एफिशिएंसी का खेल।
एवरेज कलेक्शन। चलो सर कुछ कैलकुलेशंस के थ्रू से कॉन्सेप्ट को और थोड़ा डेवलप करते हैं। Let us लिखो सर, let us look at the calculation of cost of फंडिंग डेटर्स। अब ये डेटर फंडिंग में कितना कॉस्ट पड़ जाता है, ये एग्जांपल के थ्रू से आपको समझ में आ जाएगा सर। क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर 720 lakhs। मानो कि आपने साल में 720 लाख का क्रेडिट सेल किया। नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर गिवन है आपको 360 डेज। क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो 365 मान लेना, अदरवाइज अगर जो रहेगा वही। क्रेडिट सेल्स पर डे कितना हो जाएगा फिर, प्लीज टेल मी। क्रेडिट सेल्स पर डे कोई तो बताओ। कत कत হবে 2 lakh 2 लाख पर डे। थैंक यू सर। आपका डेली का 2 लाख का क्रेडिट सेल होता है। एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल्स टू 40 डेज। यही पैसा आपको कलेक्ट करने में 40 दिन का नॉर्मली टाइम पीरियड लगता है। देयरफॉर एवरेज डेटर्स इक्वल्स टू 2 लाख इंटू 40 डेज। कितना डेटर हो जाएगा आपका, बोलो। एवरी 40 डेज में आपका कितना डेटर अमाउंट हो जाएगा, 80 लाख। हेलो, ये सर नो। yes sir. कॉस्ट ऑफ फंडिंग, अगर आप मार्केट में फंडिंग करते तो आपका 10% पाना नाम का फंडिंग का कॉस्ट पड़ जाता है। तो एनुअल कॉस्ट ऑफ फंडिंग आपका हो जाएगा फंडिंग डेटर्स, मतलब ये डेटर को फंड करने के लिए आपको अगर मार्केट से ये पैसा उठाना पड़ता है तो 10% ऑफ 80 लैक्स कितना हो जाता है, 8 लाख। मतलब ये डेटर में जो आपका पैसा फंसा रहेगा, इसको अगर आपको मार्केट से रेज करना है, ये फंड तो आपके पास नहीं है ना सर। अब 40 दिन के लिए जो पैसा आपको भी जरूरत पड़ेगा, वो पैसा अगर आपको मार्केट से फंड करना पड़ता है, कॉस्ट ऑफ फंडिंग, फंड रेज करना पड़ता है। अगर मार्केट में 10% का इंटरेस्ट है तो 80 लाख रेज करने में आपका कितना खर्चा है एनुअली, दिस द 10% इंटरेस्ट में 8 लाख का कॉस्ट आ गया आपको। हाँ सर, तो साल भर का खर्चा कैसे हिसाब लगाओगे, काउंट लगाओ। ऑफ कोर्स you'd have done 10% of 720 into 40 by 360। 40 दिन 360 के हिसाब से 720 लाख का टोटल है। 10% रेट में कितना हो जाएगा, आप ऐसा करके भी निकाल सकते हो।
720 लाख का 10%, 40 दिन बाई 360, देखो तो कितना आता है। इसको कुड भी कर दो, कुड हैव डन, बोलो क्या होगा, बताओ तो सर कोई। 10% ऑफ 720 इंटू 40/360 कितना आ रहा है? 1 लाख। ठीक है ना सर, मतलब जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर देखा वही बात आ रहा है। मतलब ये ऑल्टरनेट, मतलब बेसिकली फॉर्मूला वाइज जाते तो ऐसा करना पड़ता, लेकिन इन सिंपल भी आपको 80 लाख का जो एवरेज डेटर है उसका फंडिंग कॉस्ट आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, है ना। नाउ क्वेश्चन क्या है, मतलब कहाँ जा रहे हैं सर हम लोग, वही तो सर, एक नोट लिखिए। देयर इज अ बिग डिबेट, देयर इज अ big debate on this topic regarding valuation of debtors। डेटर का वैल्यूएशन कितना है, इसको लेके काफ़ी डिबेट है सर। इसमें कुछ अप्रोचेस हैं जो एक्चुअली आपको समझना पड़ेगा। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सर, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। मैं आपको बोला ना, ये टॉपिक नहीं, जिंदगी है बिजनेस की। कॉस्ट अप्रोच है, एक कॉस्ट अप्रोच और एक सेल्स अप्रोच है। अब कॉस्टिंग अप्रोच सही है कि सेल्स अप्रोच सही है, इसको लेके डिबेट है, आप लोग बाद में डिबेट लड़िएगा, बट पहले दोनों अप्रोच तो समझना पड़ेगा ना सर। देयर इज अ सर्टेन स्कूल ऑफ थॉट्स, कुछ स्कूलों का कहना है, स्कूल मतलब जो बड़े बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट का जो ग्रुप है उनको स्कूल से कहा जा रहा है सर। यहाँ पर स्कूल का मतलब आपका हमारा स्कूल जैसा है वैसा ही है, बट ये स्कूल ऑफ थॉट्स है कि इस स्कूल वाले लोग क्या बोलते हैं, उस स्कूल वाले लोग क्या बोलते हैं। इट्स लाइक जैसे ये फॉरेन कॉन्सेप्ट में, मतलब यूरोप में बहुत चलता है, लाइक स्कूल, हार्वर्ड स्कूल्स, ठीक है, ऑक्सफोर्ड स्कूल्स। तो हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड से याद आया सर, मेरा एक स्टूडेंट रिसेंटली मेरे पास कॉमर्स पढ़ा था, बट बाद में उसने लिटरेचर को लेके आगे बढ़ा, इंग्लिश लिटरेचर में। रिसेंटली उसको यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, ठीक है, बड़ा वर्ल्ड फेमस है, शायद नाम सुने होंगे आप लोग, वहाँ पर उसको चांस मिला है। ऑक्सफोर्ड में भी मिला था और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में भी मिला था। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में सर उसका लिस्ट में नाम आया है, जा रहा है सर। मुझे फ़ोन किया था 4 दिन पहले, बस औरंगाबाद से है वो, कॉमर्स लेके मेरे पास 11th-12th में पढ़ाई किया था। उसके बाद एक्चुअली वो लिखता भी है, मतलब कॉलमिस्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया में, काफ़ी बचपन से लिखता है। फ़ोन करके मेरे को वही बताया, सर मुझे ऐसा मिला, मैं तुझे पहले भी बोला था, जब भी कोलकाता आते हैं मिल के जाते हैं, बोला था सर मैंने एग्ज़ाम दिया, तो उस दिन मेरे को खबर आया कि सर मैं जा रहा हूँ लंदन। हमने जाओ जीत के आओ, और क्या बोल सकते हैं। बहुत अच्छा है, मेहनत करता है, मेहनत का फल सबको मिलता है। तो देयर इज़ अ सर्टेन स्कूल ऑफ थॉट्स व्हिच बिलीव, स्कूल में भी अच्छा रिजल्ट किया था उसने, 99% लाया था सर, और अभी कोरोना पीरियड में नहीं सर, प्री कोरोना पीरियड का बात कर रहा हूँ। देयर इज़ अ सर्टेन स्कूल ऑफ थॉट्स व्हिच बिलीव that data should be valued at cost, that excluding profit margin।
excluding profit margin. Suppose in the above illustrations, profit margin is 25% of sales. मतलब जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रॉफिट मार्जिन सेल्स का 25% है, ठीक है। तो मैं जस्ट आपको समझाने का कोशिश करता हूँ सर कि अगर ऐसा कहता है कि प्रॉफिट मार्जिन 25% ऑफ सेल्स, ठीक है, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा? मतलब सेल्स के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन अगर 25% है तो कॉस्ट क्या हो जाएगा? बोलो। प्रॉफिट मार्जिन इज 25% ऑन सेल्स, देन कॉस्ट इक्वल्स टू, बोलो ना क्या होगा? अगर मेरे सेल्स पे 25% मेरा प्रॉफिट मार्जिन है तो मेरा कॉस्टिंग क्या है? 75% ऑफ सेल्स, है ना? सिंपल है ना? सो डेटर कॉस्ट इक्वल्स टू 75% ऑफ 80 लाख, 75% ऑफ 80 लाख डेटर का कॉस्ट। डेटर्स एट कॉस्ट इक्वल्स टू, मतलब अगर मैं डेटर एट कॉस्ट निकालूं, डेटर्स एट कॉस्ट 75% ऑफ 80 लाख, तो 80 लाख का 75% कितना होता है? 60 लाख। Hence funding cost annual funding cost equals to 10% of 60 lakh equals to 6 लाख। पॉइंट टू बी नोटेड सर। ये खेल क्या था? ये कॉस्ट अप्रोच में आपका फंडिंग कॉस्ट है। मतलब यहाँ पर आप जब कोई डेटर के पास आपका जो पैसा फंसा रहता है, हर बिजनेस का होता है, हर बिजनेस का जो डेटर अमाउंट शो करता है बैलेंस शीट में, वो डेटर वैल्यू एक्चुअली उसका सेल्स वैल्यू है, और सेल्स के अंदर तो प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड है ना सर? क्या तो था ज्योति, नंदिनी, बोलो, शिवम, समझ में आ रहा है ना? आपकी सेल्स के अंदर प्रॉफिट तो अंदर में इंक्लूड रहता है ना? किरे बॉल। হ্যাঁ স্যার। तो যদি সেলসের মধ্যে, वेरी गुड सर, थैंक यू, अगर सेल्स के अंदर प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूड किया हुआ है तो फिर प्रॉफिट तो आपका फंडिंग कॉस्ट में नहीं आएगा, बिकॉज आप तो फंडिंग कॉस्ट निकाल रहे हो। आप सिर्फ कॉस्टिंग देखो ना। तो अगर आपका डेटर के अंदर आपका कॉस्ट अमाउंट कितना है, डेटर के पास आपका कॉस्ट जितना फंसा रहेगा, आप सिर्फ उसी को लेके चलो। तो अगर 25% प्रॉफिट का पार्ट है तो 75% आपका सेल्स का, 75% आपका कॉस्ट है, तो सिर्फ 75% ऑफ टोटल सेल्स वैल्यू को लीजिए, 60 लाख। और 60 लाख का 10% आपका फंडिंग कॉस्ट है, तो 6 लाख आपका फंडिंग कॉस्ट मानेंगे। ये कॉस्ट अप्रोच है। कॉस्ट अप्रोच वाले ऐसे सोचते हैं कि आपका फंडिंग कॉस्ट ऐसा, बिकॉज तो प्रॉफिट मार्जिन को इग्नोर करता है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट के साथ फाइनेंशियल अकाउंटेंट का ये थोड़ा झगड़ा है। कोई गलत नहीं है, सब अपने अपने जगह में शेर है सर। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स अप्रोच, देयर इज another school of thoughts which believes that profit elements is an opportunity cost। प्रॉफिट एलिमेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। So if there would have been
cash sales, the entire sales amount would have been collected. अगर कैश सेल होता तो मेरा सारा पैसा मुझे मिल जाता, लेकिन मेरा सारा पैसा मुझे नहीं मिल रहा है बिकॉज मैं क्रेडिट में दे रहा हूँ. सो एज ए रिजल्ट ऑफ credit sales, even the profit element included, in credit sales gets blocked. अगर किसी को अगर मैं उधार दे रहा हूं तो अभी तो मेरा ब्लॉक हो जा रहा है ना सारा पैसा. हाँ सर, गेटिंग ब्लॉक्ड, मेरा सारा पैसा ब्लॉक हो जा रहा है. जो मेरे को प्रॉफिट भी करना था, जो मेरा कॉस्ट है, सारा पैसा ब्लॉक हो रहा है फॉर दी एसीपी, मतलब एवरेज कलेक्शन पीरियड. इसीलिए इनका मानना है हेंस डेटर शुड बी valued at sales. डेटर को सेल्स के हिसाब से देखना चाहिए, बिकॉज अगर वो पैसा मेरे पास कैश में आ जाता तो उसको मैं इन्वेस्ट करता और उसका मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आता है ना, मैं उसको इन्वेस्ट करके मेरे को रिटर्न भी मिलता. ठीक है, और ये ज़्यादा पॉपुलर है और ज़्यादा मॉडर्न एंड लॉजिकल है. वी विल फॉलो द सेल्स अप्रोच बिकॉज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट इज रियली मॉडर्न एंड रियली लॉजिकल. ठीक है, इसका मतलब कॉस्ट वाले को एकदम इग्नोर नहीं करना चाहिए, बट ये ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है. ठीक है, वी विल फॉलो दी सेल्स अप्रोच. ठीक है सर, वी डिवाइड आवर डिस्कशन on receivable management into 5 sections. Section 1, credit evaluation. Section 2, credit granting decision. Section 3, credit policy variables. Section 4, financing data. And section 5, monitoring and control receivable. Monitoring and control. बहुत बड़ा काम है सर, नॉट जस्ट फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब नॉट जस्ट एज ए टॉपिक, बिजनेस लेवल में बहुत बड़ा डिस्कशन है सर, बहुत बड़ा रियल लाइफ कॉन्सेप्ट है. क्रेडिट इवैल्यूएशन करना, किसको लोन देना है, किसको नहीं देना है, किसको क्रेडिट में सामान बेचना है, किसको नहीं बेचना है, ग्रांट करना, क्रेडिट पॉलिसी वेरिएबल को चेक करना, फाइनेंस करना डेटर को, और मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग करना उसको.
ये करना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन कैसे करना है ये नेक्स्ट क्लास का डिस्कशन रहने वाला है सर। बड़ा मजा आने वाला है सर। ये सीखने के बाद वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का जो ब्रॉड पैरामीटर है वो खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच में जाने वाले हैं सर। रेशियो के बारे में बात करेंगे, ठीक है, रेशियो या फिर आपका कैपिटल बजटिंग, ठीक है, या तो रेशियो में बात करूँगा या फिर कैपिटल बजटिंग, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा समय लगेगा इसमें बात करने में। ठीक है सर, आज इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में बाकी डिस्कशंस करेंगे। सर यस ज्योति बोलो। रिसीवेबल मैनेजमेंट वो में जो इंट्रो वाला पार्ट है ना, वो पेज शो करे आपको एक बार। अच्छा रुको, इंट्रो पार्ट में क्या था? दिस वन, ठीक है सर साइज छोटा साइज, ओके सर। ओके सर, ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास में बाकी डिस्कशंस करते हैं। बाय। ओके सर, बाय, गुड नाइट। राखी सर। ओके टाटा, बाय बाय सर।